गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी एल आर सर्किट की और आर सी सर्किट के अंदर न्यूमेरिकल्स की। उससे पहले हम बात कर चुके हैं इंडिविजुअल कंडेंसर और इंडिविजुअल इंडक्टर के अंदर न्यूमेरिकल की। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एल सी आर। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर आपसे फेजर डायग्राम या इस एलसीआर के ऊपर, अगर एलसीआर सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएं तो सबसे पहले हमें 2-3 बातें एलसीआर सर्किट के ऊपर पता होनी चाहिए। वो क्या क्या हैं, इनके न्यूमेरिकल करने से पहले वो ध्यान से समझ लो। पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कि भाई एक एलसीआर सर्किट के अंदर जो इम्पीडेंस होता है या हम कहें एलसीआर सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिनोट किससे किया जाता है? जेड से। अब वो जब जेड से डिनोट किया जाएगा तो वो फॉर्मूला हमने बताया था आपको आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। पहला पॉइंट पता लग गया कि अगर एलसीआर के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आया तो उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला, दूसरा इस पर लग सकता है ओम्स लॉ, और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से आपको समझनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये एलसीआर सर्किट में 2-3 बातें बोलेगा। 2-3 बातें ये कि भाई एलसीआर सर्किट के साथ कई बार ये रेजोनेंस के न्यूमेरिकल भी ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है? रेजोनेंस के न्यूमेरिकल। और रेजोनेंस मैंने तुम्हें पढ़ाया, रेजोनेंस के अंदर हमने ये कहा था कि भाई एक्सएल है ना वो एक्सी के बराबर होगा। अब जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है ना तो उस केस में जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा? आर। मैं अभी सिर्फ आपको फॉर्मूले बता रहा हूं जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो 2 फॉर्मूले तो ये लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा एलसीआर न्यूमेरिकल के अंदर पूछी जाती हैं बातें वो रेजोनेंस भी ऐड कर देता है एलसीआर सर्किट में, या हम कहें कि रेजोनेंस के जो न्यूमेरिकल हैं वो एलसीआर पर ही बेस्ड होंगे। तो रेजोनेंस में हम कहते हैं कि एक्सएल है ना वो एक्सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सोर्स की जो एनर्जी है ना वो मैक्सिमम हो जाती है जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास था न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें तब मिलता है रेजोनेंस में जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो, क्योंकि हमने सीरीज एलसीआर के अंदर रेजोनेंस देखी थी जिसमें हमें मैक्सिमम करंट या हम कहें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब मिलेगी जब इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी। इम्पीडेंस मिनिमम तब होगा जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा। उस केस में फ्रीक्वेंसी तो ये होगी और इम्पीडेंस की वैल्यू ये हो जाएगी। और जब ये रेजोनेंस होती है ना तो हम एलसीआर सर्किट में 2-3 बातें बोलते हैं। देखो, एक तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है। न्यूमेरिकल की पहले हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं 2-3 बातें तुम्हें समझा दूं अच्छे से ताकि ये न्यूमेरिकल्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल की हमने बात की थी, उसमें ये यहाँ जेड था, यहाँ आर था और यहाँ था बेटा एक्सएल माइनस एक्सी। एक सीरीज एलसीआर का इम्पीडेंस ट्रायंगल ये है और यहाँ एंगल था फाई। अब अगर मुझे ये कहा गया है कि भाई एक्सएल है ना वो एक्सी के बराबर हो गया है, एक्सएल किसके बराबर हो गया है? एक्सी के। तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में अगर मैं कोस फाई, देखो टेन फाई लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें डायरेक्शन मिली जाएगी, लेकिन अगर मैं कोस फाई लिखना चाहूं तो वो कोस फाई होगा क्या हमारे पास? आर बाय जेड। ध्यान से देखो, इसी में छुपा हुआ है बेटा जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी इन बातों की बात, इन सब फॉर्मूलों की बात की कि भाई कब रेजोनेंस में हमें क्या मिलता है, और रेजोनेंस में सीरीज एलसीआर में इम्पीडेंस है वो आर के बराबर हो जाता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं कि भाई एक इम्पीडेंस एलसीआर सर्किट में अगर मैं कोस फाई की वैल्यू लिखूं तो कोस फाई किसके बराबर होगा? आर बाय जेड के। और आर बाय जेड है ये आ गया हमारे पास, तो कोस फाई की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो ये किसके बराबर हो गया? आर है वो किसके बराबर आ जाएगा? जेड के। और कोस फाई की वैल्यू 1, कोस फाई एक तो है क्या यहाँ पर, उस चीज को समझो। कोस फाई यहाँ पर पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पावर फैक्टर कैसे, वो भी समझ लो। पावर फैक्टर का मतलब है कि भाई देखो, सिंपल अगर मैं पावर लिखूं तो भाई एक सीरीज एलसीआर में देखो
एक्स एक्सिस के लोग क्या था, मैं एक बार सीरीज एलसीआर का फेजर बनाऊं तो यहाँ वी था, यहाँ आई था, ध्यान हो तुम्हें, और यहाँ पे फाई था। तो सीरीज एलसीआर में एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास होगा, देखो वी का कंपोनेंट आई तो यहाँ है ही आई आर एम एस, लेकिन इस रिजल्टेंट वी का सीरीज एलसीआर का जो तुम्हें डायग्राम मैंने बनाया था उसमें यहाँ एक पैरेललोग्राम बना था और ये रिजल्टेंट वोल्टेज थी सीरीज एलसीआर की। सीरीज एलसीआर की रिजल्टेंट वोल्टेज का करंट के लोग कौन सा कंपोनेंट होगा, आई आर एम एस, वी आर एम एस, कोस फाई, और पावर है वो मैक्सिमम, पावर है एवरेज पावर है वो मैक्सिमम होगी, ये कौन डिफाइन करेगा, ये कोस फाई, मतलब फाई की वैल्यू। अगर फाई 0 है तो इसका मतलब कोस फाई की वैल्यू 1 होगी, और कोस फाई अगर 1 होगा, यहाँ देखो नीचे, कोस फाई अगर 1 होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई आर और जेड दोनों बराबर होंगे, और जब आर जेड बराबर होंगे तो एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्ट करने लग जाएगी, क्योंकि हमें वहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा एनर्जी का। तो 3 बातें यहां समझ में आई क्या भाई? पहली बात तो सिंपल इसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला था ही था। दूसरी बात, यहाँ पर हमें रेजोनेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात, जो इसने यहाँ बात बोली है कि भाई रेजोनेंस में एक तो ये ध्यान रखो कि जेड आर के बराबर होता है, एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, और फ्रीक्वेंसी होती है बेटा हमारे पास 1/2π√LC। और इसके अलावा ये सारी बातें तब फॉलो होंगी जब हमारे पास कोस फाई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पावर फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूमेरिकल ही आ जाता है कि भाई पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए ना तो बताओ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, या वो पावर फैक्टर की वैल्यू दे दे कि भाई पावर फैक्टर की वैल्यू इतनी है तो बताओ हमारे पास फेज एंगल कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कोस फाई होता है ना, वो होता है हमारे पास R/Z के, और अगर मैं कोस फाई की वैल्यू हम क्या करते बेटा 1, कोस फाई अगर 1 हो जाए या हम कहें यूनिटी हो जाए तो उस केस में क्या लग जाएगा, वहां पर रेजोनेंस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रेजोनेंस। तो ये 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है। तो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं अब जरा हम, क्योंकि मैंने बताया कि रेजोनेंस की कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, या हम कहें सीरीज एलसीआर में जो रेजोनेंस के न्यूमेरिकल हैं वो इन दोनों के साथ एक साथ कंबाइंड हुए हैं। कई बार ये कंबाइन भी पूछ ले जाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो ये ध्यान रखो रेजोनेंस में सीरीज एलसीआर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम उसी की है। तो एक न्यूमेरिकल है मेरे पास यहाँ पर कि भाई मैंने एक सीरीज एलसीआर सर्किट कंसिडर किया है जिसके अंदर एल की वैल्यू है 10 मिली हेनरी, सी की वैल्यू है इतनी, आर की वैल्यू है इतनी, इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, कर दो भाई कनेक्ट। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स फॉर विच एवरेज पावर, अभी जो मैंने तुम्हें समझाया वो सारे फॉर्मूले आपको बुक में मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलते हैं तो आप जब ये न्यूमेरिकल की हेडिंग डालेंगे भाई न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलसीआर, तो वहां पर ये सारे फॉर्मूले लिख लें कि पावर फैक्टर यूनिटी होगा, पावर फैक्टर यूनिटी होगा, या हम ये कह दें कि एवरेज पावर मैक्सिमम होगी, क्योंकि एवरेज पावर का फॉर्मूला मैंने अभी समझाया तुम्हें, पी एवरेज बराबर आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाई। आगे चल के हम इसको डिराइव भी कर देंगे, आगे अगला टॉपिक इन्हीं एवरेज पावर पर बेस्ड है। तो एवरेज पावर में जो कोस फाई है ना उस पर आपका मेन फैक्टर है, कोस फाई इज द पावर फैक्टर। अगर कोस फाई की वैल्यू यूनिटी है, कोस फाई की वैल्यू अगर 1 है, यूनिटी है, तो आर जेड के बराबर होगा, इसका मतलब वहां पर रेजोनेंस लग गई है। या फिर दूसरी बात वो ये कह दे कि एवरेज पावर है वो मैक्सिमम है, तब भी वहां पर रेजोनेंस लग गई है। या फिर वो ये कह दे कि भाई हमारे पास जो आर और जेड हैं वो दोनों बराबर हैं, आर और जेड बराबर हैं, तब भी वो एक ही बात बोल रहा है कि कोस फाई की वैल्यू यूनिटी है। तो ये 2-3 बातें हैं, ये आपको पकड़ लेनी है बेटा, और इसी के रिगार्डिंग आपको चलना है। और रेजोनेंस के साथ साथ आपको इम्पीडेंस, सीरीज एलसीआर के इम्पीडेंस का फॉर्मूला याद ध्यान रखना है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचला लग सकता है अगर ये करंट वगैरह पूछता है तो, वरना आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी जेड ये कैसे निकालना है। तो देखो ज़रा इस क्वेश्चन में कि एक एलसीआर सर्किट है, उसमें एल सी आर ये तीनों की वैल्यू दे रखी है, और ये कह रहा है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताओ। अब भाई एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट में तो हमने पढ़ी नहीं, लेकिन एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी निकल सकती है कब, मैंने अभी बताया इतनी सारी बातें कि भाई फ्रीक्वेंसी हमें तब मिलेगी जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, और एक्सएल एक्सी के बराबर की कंडीशन क्या थी, या तो कोस फाई की वैल्यू 1 हो, मतलब पावर फैक्टर यूनिटी हो, या तो इक्वेशन में ये दिया हो,
या फिर वो कह दे कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में चल रहे हो, क्योंकि करंट वोल्टेज जब सेम फेज में चलेंगे तो फाई की वैल्यू कितनी होगी 0 और कोस फाई कितना हो जाएगा 1। समझ में आई? या तो वो ये कह दे कि को पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर का मतलब कोस फाई की वैल्यू यूनिटी है, या वो कह दे कि करंट वोल्टेज सेम फेज में चल रहे हैं, तब भी उसका मतलब वही है कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया है, तो हमें न्यू ही निकालना है। या फिर वो ये कह दे कि एवरेज पावर मैक्सिमम है, तब भी एवरेज पावर मैक्सिमम कब होगी जब कोस फाई की वैल्यू 1 होगी, ये मैंने अभी समझा है। तो इसने क्या पूछा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ सोर्स की कितनी होगी अगर मेरे पास एवरेज पावर मैक्सिमम है। तो हमें पता है कि उसने पूछा क्या है, इसके आंसर में सीधा सीधा हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं भाई, एवरेज पावर मैक्सिमम तब होगी जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, और उस केस में न्यू की वैल्यू क्या होती है 1/2π/LC। तो ये लिखेंगे, तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2π/L की वैल्यू लिख दो। एल कितना है भाई 10 मिली हेनरी, 10 मिली को 10 की पावर -3 गुणा में सी की वैल्यू कितनी है देखो 400/π², और यहाँ माइक्रो फेरेड है ना, माइक्रो और लिख दो इसके ब्रैकेट में, इसके अंदर ही √ में 10 की पावर -6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आएगी कितनी, देखो यहाँ से सॉल्व करो 2 और 1 3, तो ये तो पावर तो कट गई, लो जी कट गई, π² बाहर आएगा तो पाई से पाई कट गया, तो अंदर क्या रह गया 1/2, और क्या रह गया भाई 4, और क्या रह गया 10 की पावर -6, यही रह गया, और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पर, या और कुछ रह गया 10 की पावर 1 2 3, और हमारे पास 10 की पावर 2 और 1 3, ये कट गया, और हमारे पास 2π² की हम बाहर ले लेंगे तो ये पाई बाहर आ जाएगा, पाई से पाई कट गया 2, ठीक है। आगे चलो भाई 1/2 2 दूनी 4, और 10 की पावर -6 का √ लोगे तो कितना आ जाएगा -3, ऊपर क्या आ गया 1000, और 1000 से काटेंगे तो बेटा कितना आएगा 25 हर्ट्ज आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 25 हर्ट्ज। समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि एवरेज पावर मैक्सिमम। ये जो मैंने 2-3 बातें तुम्हें समझाई हैं, सारा वीडियो इसी पर बेस्ड है। अगर ये 3 बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई हैं तो सीरीज LCR या रेजोनेंस का कोई भी न्यूमेरिकल 95% चांसेस इसी पर होते हैं, और आपको यही चीज़ निकालनी होती है। बस आपको ये पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या वो 3 बातों में से कोई भी एक बात मिल रही है आपको। क्या उसने ये कहा है कि V और I सेम फेज में है, क्या उसने ये कहा है कि पावर फैक्टर यूनिटी है, या फिर उसने ये कहा है कि भाई एवरेज पावर मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये 3 में से एक भी अगर बात मिल जाती है तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, एंड वी गेट द आंसर। दूसरा पॉइंट जो इसने पूछा है वो पूछा है बेटा कि हमारे पास कैलकुलेट करो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। अब करंट का एम्पलीट्यूड हमें निकालना है, तो करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो VRMS तो हमें दे ही रखी है कितनी, कनेक्ट विद AC सोर्स, करंट का एम्पलीट्यूड सोर्स की वैल्यू नहीं दे रखी, सोर्स लिखना, सोर्स है बेटा यहाँ पर, सोर्स लिख दो यहाँ 220 वोल्ट, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, ये 220 वोल्ट है। तो VRMS हमें दे रखी है 220, तो IRMS किसके बराबर होगा VRMS अपॉन में Z। अब क्योंकि ये साफ साफ क्लियर है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर रेजोनेंस लग गई है, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो रेजोनेंस अगर लग गई तो एक्सएल जब XC के बराबर होगा तो LCR सर्किट में Z है वो किसके बराबर होगा बेटा R के। तो IRMS की वैल्यू अगर हम बात करें तो VRMS कितना भाई 220, और R की वैल्यू कितनी है 55, वो यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5 दूनी 10, 4 5 से करो, 4 से कट रहा है ना, 4 एम्पियर। ये आ गया IRMS। उसने पूछा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, IRMS किसके बराबर होता है I0/√2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया I0 4/√2 एम्पियर इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो ये आपने करना है। तो ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है बेटा, जैसा बोलता जा रहा है वैसा चलो। अब देखो इसमें मैंने जेड आर के बराबर क्यों लिख दिया, क्योंकि पहली बात में मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो गया है, या हम कहें कि भाई एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया, क्योंकि एवरेज पावर मैक्सिमम। तो एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आर के। तो ये बातें भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए इन न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो बेटा एलसीआर में हमारे पास जो अगले 2 न्यूमेरिकल हैं वो कुछ ये हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आया हुआ है और ये भी 2012 में आया था, और ये आया था तुम्हारा 2006 में। ये 2006 में आया था, ये 2012 में। जो पीछे मैंने अभी करवाया है न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल 2010 में आया था। तो देखो ज़रा इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने। इन एलसीआर सर्किट आर बराबर 40, एल बराबर 3 मिली हेनरी एंड सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं आंसर। एल की वैल्यू भाई 3 मिली हेनरी, तो मिली हेनरी को तो 3 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। उसके बाद सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड, मतलब 2 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड, और आर की वैल्यू है 40, ये लिख लिया। इसको 110 वोल्ट और 5000 हर्ट्ज से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई VRMS हमें दे रखी है 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5000 हर्ट्ज, और इसने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें वो सिर्फ करंट जानना चाहता है कि भाई एलसीआर में ना उसने कहीं रेजोनेंस की बात की है, ना उसने कहीं पावर फैक्टर की बात की है, ना उसने कहीं एवरेज पावर की बात की है, उसने ना कहीं फेज की बात की है। तो उसने सिंपल करंट पूछा है तो हम करंट ही बताएंगे। अब सीरीज एलसीआर में करंट IRMS किसके बराबर होगा, VRMS अपॉन में Z, और VRMS की वैल्यू है 110, तो मुझे निकालना क्या रहेगा, सिर्फ Z। इसमें मेन टारगेट है Z, तो Z कैसे निकालेंगे। Z का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, 110। Z का फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल में मेन जो चीज़ है वो Z निकालना है। तो पहले तो क्या निकालेंगे, अब Z के लिए R तो मुझे गिवन है कितना भाई 40 ओम, XL और XC निकालना रहेगा। तो पहले तो मुझे XL निकालना है। XL क्या होता है, ओमेगा L। ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई न्यू इंटू L। 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5000 और L की वैल्यू 3 मिली हेनरी 10 की पावर -3। तो इसको सॉल्व करोगे तो XL आ जाएगा तुम्हारा, ओम कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद XC किसके बराबर, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी का मतलब 2 पाई न्यू की वैल्यू 5000, और C की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, C है अपने पास बेटा 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 गुणा 10 की पावर -6। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। XL और XC जैसे ही आएंगे उसको उठाकर यहाँ रख देना। R की वैल्यू कितनी है 40 ओम, वो रखोगे, देन वी गेट द आंसर। तो I बराबर मैं बता देता हूँ चलो 110। ये जो जब इसको सोल्व करोगे Z की वैल्यू तो वो आएगी बेटा तुम्हारे पास 87.9। कितनी आएगी, जब आप XL और XC की वैल्यू और R की वैल्यू इसमें सोल्व पुट करके इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आ जाएगी 87.9, और यहाँ से आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। तो ये आपका काम है, ठीक है, ये करना है आपने। अब अगला जो न्यूमेरिकल है वो देखो, अगले न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है बेटा, ये देखो वो भी बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल और देख लो। इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि एक R है, एक L है और एक C है। इनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में विद एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। फाइंड आउट द करंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इन द सर्किट। तो कह रहा है कि भाई LCR को हमने AC सोर्स में कनेक्ट कर दिया है, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ रजिस्टर के अक्रॉस। तो भाई रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई RLC, तो सबकी वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे। तो 100 ओम, L की वैल्यू 1 हेनरी और C की वैल्यू 10.13 गुणा माइक्रोफेरेड। C की वैल्यू हमें दे रखी है 10.13 माइक्रोफेरेड, तो 10.13 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड। LCR हो गया, इनको सोर्स से कनेक्ट किया गया है। तो VRMS की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। ये वैल्यू है।
जो गिवन है वो मैंने लिख लिया और उसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के अक्रॉस पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो भाई करंट निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस, तो आई आर एम एस वी आर एम एस अपॉन में आर, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भाई एलसीआर सर्किट है, तो एलसीआर सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एक्सएल चाहिए और एक एक्सी चाहिए, जैसा हम पीछे वाले में करके आए हैं। तो जरा एक बार एक्सएल और एक्सी निकाल लेते हैं। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा है। ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई न्यू इंटू एल, एंड 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी, 10 की पावर न्यू कितना है 50, एल की वैल्यू कितनी बेटा 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50 दूनी 100 और गुणा में पाई, पाई की वैल्यू 3.14, तो ये आ गया 314 ओम। तो एक्सएल हमारे पास कितना आया 314। इसके बाद एक्सी सोल्व करेंगे तो एक्सी कितना आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 10.13 गुणा 10 की पावर -6। इसको सोल्व कर दो तो 1 अपॉन में 50 गुणी 100 गुणा में 3.14, ऊपर जाएगा 10 की पावर +6 हो जाएगा और गुणा में 10.13, ये आ गई। इसको भी सोल्व करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 314 ओम। ये भी मैंने कर लिया सोल्व, ठीक है। तो ये है बेटा इसका आंसर कितना आएगा, एक्सी की वैल्यू और एक्सएल की वैल्यू तुम देख रहे हो बराबर आ गई। अब जब इस न्यूमेरिकल को देखने पर इसमें कहीं ये नहीं बताया हुआ था कि यहाँ पर रेजोनेंस वगैरह लग सकता है, तो रेजोनेंस वगैरह नहीं लगेगा तो हम बिना रेजोनेंस लगाए इसमें कैसे सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे सॉल्यूशन देखेंगे। तो वो सॉल्यूशन देखो आप, क्योंकि इसमें एक्सएल और एक्सी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैंने जब जेड निकालने के लिए एक्सएल और एक्सी को सोल्व किया तो एक बात यहाँ पर ये निकल के आई कि भाई एक्सएल एक्सी दोनों बराबर है, और जब एक्सएल एक्सी की वैल्यू दोनों इसमें बराबर आ रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा कि जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर की। जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर की। तो भाई सीरीज एलसीआर में एल सी और आर तीनों यूं कनेक्ट होते हैं, एलसीआर तो एल सी आर। अब इन तीनों में करंट तो होगा सेम, करंट तो सेम ही होगा ना। तो भाई इसने यही तो पूछा है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ रजिस्टर का। अब रजिस्टर में वही करंट होगा जो सी में होगा, जो एल में होगा, मतलब सर्किट का टोटल करंट। और सर्किट के टोटल करंट के लिए हमें क्या निकालना होगा, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन में जेड। अब जब मैंने जेड को सोल्व करने के लिए एक्सएल और एक्सी निकाले तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई बेटा कि भाई एक्सएल एक्सी के बराबर है, और एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तो जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आर की। और जब जेड आर के बराबर होगा तो वी आर एम एस अपॉन में जेड, जेड की जगह हम आर लिख सकते हैं। वी आर एम एस कितना है बेटा हमें 200, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, ये इसको डिवाइड करके तो आंसर कितना आ गया आई आर एम एस का हमारे पास 2 एम्पियर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द करंट। करंट का आंसर आ गया हमारे पास। अब देखो करंट आ गया, फिर उसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ रजिस्टर के अक्रॉस, तो ये भी बता सकते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंट। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर कितना आएगा वी आर आई आर एम एस और इंटू आर। सॉल्व कर दो, आई आर एम एस की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू कितनी थी बेटा इसमें 100, तो कितना आ गया 100 दूनी 200 वोल्ट। तो वी आर एम एस हमारे पास कितना आ गया 200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई, ये इसका आंसर है। गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारे पास हमने पीछे एलसीआर के बारे में बात की, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े, बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस की थी लाइव क्लास में भी, कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाए, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो इस पर बनाया है। ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ये दरअसल यूनिट में तो हमारे लाई करते हैं पीछे 4th ए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अल्टरनेटिंग करंट में दे रखे हैं। तो ज़रा ध्यान से समझो कि न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करेंगे और क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। जैसे मैंने यहाँ पहला एक डायग्राम लिखा हुआ है, इस डायग्राम में वो पूछेगा क्या, ये आप देख रहे हैं कि इंडक्टर, एक रजिस्टर, 2 बल्ब जुड़े हुए हैं, एक बैटरी मैंने जोड़ रखी है और एक यहाँ पर लगा रखी है की। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि की इंसर्ट करने पर, की इंसर्ट अगर मैं करूँ ना तो कौन सा बल्ब पहले ग्लो करेगा, पहला क्वेश्चन ये है। की को जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा
तो क्या होगा, की इंसर्ट करने पर B1 पहले ग्लो होगा या B2 पहले ग्लो होगा? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। इसमें मेरे इसी वीडियो के साथ आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते चलें, जो भी मैं बोल रहा हूँ इसके नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलें कि भाई इन दोनों बल्ब में से पहला कौन सा बल्ब ग्लो होगा जब हम की को इंसर्ट करें। तो की को इंसर्ट करने पर जो B2 है वो फर्स्ट ग्लो करेगा, पहले ग्लो कौन करेगा? B2 बल्ब। क्यों भाई? क्योंकि B1 बल्ब है वो इंडक्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि इंडक्टर के अंदर इस जैसे मैं की इंसर्ट करूंगा तो करंट ग्रो करेगा, करंट ग्रो करेगा तो इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा जो उस कोज को अपोज करता है, जो उसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो इसका मतलब B1 है वो लेटर ग्लो करेगा और B2 है वो फर्स्ट ग्लो करेगा। B1 है वो लेटर ग्लो करेगा और फर्स्ट कौन ग्लो करेगा? B2। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है, नोट डाउन, कि भाई क्या इन दोनों बल्ब की ब्राइटनेस आफ्टर सम टाइम ग्लो विल बी सेम? ग्लो विल बी सेम, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्या दोनों का ग्लो कुछ टाइम के बाद सेम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि बेटा इंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक पैदा होगा, तब तक जनरेट होगा जब तक कि अप्लाइड करंट में ग्रो होता रहेगा। जैसे ही अप्लाइड करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, मतलब पीक करंट पर पहुंचेगा, जैसे अप्लाइड करंट है वो पीक करंट पर पहुंच जाएगा, अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा, तुरंत इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आने ही बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब करंट मैक्सिमम होगा, आई की वैल्यू जब सर्किट में मैक्सिमम होगी, उस केस के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद दोनों के दोनों बल्ब सेम ब्राइटनेस से ही ग्लो करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गए दोनों? चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक बल्ब है, उसको एक इंडक्टर से जोड़ रखा है और एक एसी सोर्स मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो? इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जाएगा कि एक सॉफ्ट आयरन कोर अगर मैं, या आयरन रोड, एक सॉफ्ट आयरन रोड अगर मैं इंडक्टर में इंसर्ट कर दूं, सॉफ्ट आयरन रोड इंसर्टेड in inductor, then what will be the effect on the brightness of bulb की brightness पर क्या फर्क पड़ेगा? What will be the effect on the brightness of bulb? साथ साथ क्वेश्चन लिखते चलो और इसके आंसर। क्वेश्चन क्या था कि भाई ये डायग्राम दे देगा और कहेगा कि एक सॉफ्ट आयरन रोड को अगर मैं इस इंडक्टर में इंसर्ट कर दूं लाइक दिस, जैसे मैंने अभी इंसर्ट कर दिया, अगर इस इंडक्टर के अंदर मैंने एक सॉफ्ट आयरन रोड को इंसर्ट कर दिया तो बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा पहले वो ध्यान से देखो भाई। बल्ब की ब्राइटनेस, क्योंकि जैसे मैं इंडक्टर में आयरन रोड को इंसर्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी एक रोड को इंसर्ट करने पर इंडक्टांस हमेशा बढ़ जाता है, इंडक्टर का इंडक्टांस बढ़ जाता है। मीडियम आते ही इंडक्टर का इंडक्टांस, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ऐसे इंडक्टर का इंडक्टांस बढ़ जाएगा जब हम मीडियम प्रेजेंट कर देंगे। और ये हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक के अंदर। तो इंडक्टेंस अगर इंक्रीज हो गया है, मीडियम आते ही आयरन रोड इंसर्ट करते ही अगर इंडक्टर का इंडक्टेंस अगर इंक्रीज हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज होगा, बिकॉज ई बराबर डी माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एल अगर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, और ई बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जहाँ बढ़ेगा वहां पर ऑब्वियस सी बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कोज को अपोज करेगा जो उसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब बल्ब की ब्राइटनेस घटेगी बेटा। क्या घटेगी? बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज होगी, डिक्रीज द बल्ब ब्राइटनेस। ध्यान रखना इस बात का। तो ये आपने इसका आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये है ऐसा, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन है कि एक कॉइल पी को बल्ब के साथ जोड़ रखा है, कॉइल क्यू को मैंने एक एसी सोर्स से जोड़ रखा है, और ये जो पी कॉइल है ये क्यू कॉइल के नजदीक है। तो क्वेश्चन पहला तो ये है कि भाई अगर मैं इस पी कॉइल को इधर मूव करूं, अगर पी कॉइल लेफ्ट साइड मूव करे, मूव लेफ्ट, अगर ये पी कॉइल इधर मूव करने लगेगी तो क्या होगा, और बल्ब की ग्लो पर क्या फर्क पड़ेगा?
तो भाई जब ये कॉइल इसके नज़दीक थी, जब ये दोनों कॉइल एक दूसरे के नज़दीक थी, पहले ये नज़दीक थी तो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा था दोनों में, जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से बल्ब ग्लो करने लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं इस कॉइल पी कॉइल को इधर लेफ्ट मूव करूंगा तो होगा क्या, लेफ्ट मूव करते के साथ ही फ्लक्स में आएंगे चेंजेस, मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगा, क्योंकि ये पी कॉइल है वो क्यू कॉइल के फील्ड रीजन से बाहर चली जाएगी। तो जैसे ही ये पी कॉइल को मैं लेफ्ट मूव करूंगा तो फ्लक्स में डिक्रीमेंट आएंगे, क्योंकि ये कॉइल दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर हो गई है। फ्लक्स में आएंगे डिक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स में डिक्रीज तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस भी घट जाएगी। ऐसे एक क्वेश्चन हो गया। और देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे वो कह देगा कि अपने पास एक इंडक्टर है, उसके साथ मैंने एक बल्ब जोड़ दिया और ये किसी एक डीसी सोर्स से कनेक्ट था, इंडक्टर था वो बल्ब के एक डीसी सोर्स से कनेक्ट है, ठीक है भाई, डीसी से ये कनेक्ट है। और अगर मैं इस डीसी सोर्स को, इस सोर्स को, डीसी सोर्स को अगर मैं एक एसी सोर्स से चेंज कर दूं, ये मैंने लो जी एसी सोर्स ले ली, एसी सोर्स से मैं अगर चेंज कर दूं तो बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया। मैंने एक इंडक्टर लिया, उसके साथ एक बल्ब लिया, बल्ब के साथ पहले मैंने डीसी सोर्स जोड़ रखा था, अगर मैं डीसी को रिप्लेस कर दूं एक एसी सोर्स से तो बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने मैंने पढ़ा था कि एक्सएल है वो किसके बराबर होता है बेटा, ओमेगा है। ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई म्यू इंटू एल। तो जब मैंने डीसी को एसी से रिप्लेस किया तो एसी की फ्रीक्वेंसी क्या थी, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई तो एक्सएल भी क्या हो गया, हाई हो गया ना। अगर मैं यहाँ डीसी की जगह एसी रिप्लेस करूंगा, डीसी को मैंने एसी से रिप्लेस कर दिया, एसी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सएल की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बड़ी बात है एक्सएल भी बढ़ेगा। एक्सएल हाई हो गया, और एक्सएल हाई होगा तो मैंने बताया तुम्हें कि भाई ओम्स लॉ क्या कहता है कि आई है ना वो एक्सएल के क्या होता है, इनवर्सली। एक्सएल अगर बढ़ेगा तो आई की वैल्यू घटेगी, इसका मतलब बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज होगी, बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी बेटा, डिक्रीज। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि भाई डीसी को एसी से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, अगर पी और क्यू कॉइल एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, दूर जा रही हैं तो क्या होगा, रोड को इंसर्ट कर दे तो क्या होगा, 2 बल्ब दे दें जो पहला क्वेश्चन था वो दे दें तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपका मेन मुद्दा है कि आपको एक तो अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल अभी आगे होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स के आपको एग्जाम्पल और टेक्स्ट बुक के जितने भी पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ वो सारे आपको पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करने होंगे अपनी फेयर नोटबुक में, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ओके।